हाँ तो भैया, राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत दिनों बाद आ रही है। थोड़े हेल्थ इश्यूज थे तो इसके कारण आज आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी हमारी। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो आप ये लेक्चर रह रहा था आपके, इसमें ये दोनों तो आपके हो चुके थे। बचे ये दोनों आपके न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेटिक शोक। तो ये दोनों आपके इस लेक्चर में कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपकी इम्यूनिटी की होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 3 का लेक्चर। तो पहले तो हम देख लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था शोक। शोक क्या होता है सर? शोक ये होता है, हमने पढ़ा था शोक कि जब बॉडी के जो ऑर्गन है या टिश्यूज है उनको इनफ मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में जब एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड डोंट रिसीव जब ब्लड का जो फ्लो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त ना हो बॉडी एंड टिश्यूज को, तो वही क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, फिर हमने देखा शोक कितने टाइप के होते हैं। शोक के हमने टाइप देख लिए। शोक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शोक। कौन कौन से? हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। फर्दर डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटिव शोक फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: एनाफाइलेटिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक एंड सेप्टिक शोक। सेप्टिक शोक हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, केवल दो जो ये शोक है, न्यूरो एनाफाइलेटिक एंड न्यूरोजेनिक, ये हमारा रह रहा था। ठीक है, हाइपोवोलेमिक पढ़ लिया हमने, कार्डियोजेनिक पढ़ लिया। अब हमारा केवल एनाफाइलेटिक एंड न्यूरोजेनिक शोक है। ये दो शोक आपके बाकी थे। फिर आपकी क्लास है यूनिट नंबर 3, वो कंप्लीट होती है इसी लेक्चर के साथ। तो हम देख लेते हैं हाइपोवोलेमिक शोक में हमने क्या पढ़ा। जब ब्लड क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कम, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम। जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम का हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या, हाइपोवोलेमिक शोक कहलाता है। फिर हमने देख लिया था भाई किस किस कारण से होता है। तो ब्लीडिंग हो गया, एनीमिया हो गया, एटसेट्रा, डायरिया वगैरह हो गया, इससे हाइपोवोलेमिक शोक है, उनसे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये डायरिया वगैरह आ गया। फिर कार्डियोजेनिक शोक में हमने देखा कि कार्डियोजेनिक शोक कब होता है, जब हमारा हार्ट है वो इनफ ब्लड है वो पंप करने में अनेबल हो। ठीक है, हार्ट है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप करने में असमर्थ हो, तो वह होता है आपका कार्डियोजेनिक शोक। ओके, देन हम अब बात करते हैं, हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है न्यूरोजेनिक शोक से। तो न्यूरोजेनिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, न्यूरोजेनिक, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो हमारे क्या है, ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनका डॉक्टर होता है। तो न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन से भी, न्यूरॉन आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। जब आप ब्रेन एनाटॉमी पढ़े, आपने एनाटॉमी पढ़ी थी, उसमें न्यूरॉन पढ़े होंगे। तो वहीं से न्यूरो से तो हमने क्या निकाल लिया, ब्रेन। मतलब कि जब ब्रेन से रिलेटेड कोई शोक हो जाए तो वो होता है न्यूरोजेनिक शोक। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि होता क्या इसमें। तो न्यूरोजेनिक शोक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कोज्ड बाय, क्यों होती है ये? कोज्ड बाय इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। भाई शोक हमने देखा कि शोक से हमने ये देखा कि शोक में होता क्या है, ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाता। ठीक है, वही क्या होता है, शोक होता है। तो अगर हमारी जब मतलब ब्रेन में नहीं पहुंच रहा तो न्यूरोजेनिक शोक हो जाएगा। भाई हम तो यही समझ रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। ओके, ये होता है शोक। ट्रोमा और इंजरी टू द स्पाइन कैन कोज दिस डिसरप्शन। जब क्या हो, हमारी जो स्पाइन होती है, अब स्पाइन देखा होगा सबने, स्पाइन देखा है सबने, स्पाइन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो उसमें ट्रोमा या इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ ट्रोमा या इंजरी हो जाए, स्पाइन क्या होता है, ये देखो, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोल सकते हैं, स्पाइन, ये होती है स्पाइन। जब इसमें क्या हो जाए,
ये स्पाइन है, इसमें अगर ट्रोमा और इंजरी हो जाए तो न्यूरोजेनिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो, जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये किससे जुड़ रही है? ये जुड़ रही है आपके ब्रेन से, ठीक है। इसमें कुछ अफेक्ट होगा, इसमें कुछ होगा, तो उसका अफेक्ट कहाँ पड़ेगा? ब्रेन पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे अटैच हो रही है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाए या स्पाइन में क्या हो जाए, इंजरी या ट्रोमा हो जाए, तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है आपके, ठीक है। आई बात समझ में? न्यूरोजेनिक शॉक is extremely dangerous because it can cause your blood pressure drop suddenly। हाँ भाई, जो न्यूरोजेनिक शॉक है ना, तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, क्या है, ब्लड प्रेशर है, वो अचानक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अचानक ड्रॉप हो जाता है, अचानक गिर जाता है भाई, धीरे धीरे ना गिरकर अचानक ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक बहुत डेंजर कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है। क्यों? हाइपोवोलेमिक, सॉरी, क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगी इसमें, ठीक है। बीपी है वो अचानक से ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें एक तो हमने देखा कि बी ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो गया, और दूसरा देखा कि जब स्पाइन है उसमें इंजरी या ट्रॉमा हो जाए तब न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है सर। फिर हम आगे चले, आगे हमने देखा कि इसमें कोजेज क्या क्या है, कोजेज बोल सकते हैं या फिर इसको हम इटियोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। कोजेज बोल सकते हैं या फिर इटियोलॉजी बोल सकते हैं। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, होता क्यों है न्यूरोजेनिक शॉक? तो अभी जस्ट हमने देखा है कि स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी हो जाए, वही बात यहाँ पर सेम। न्यूरोजेनिक शॉक इज ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी और ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा या इंजरी हो जाए, उसका रिजल्ट क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक। एज ए रिजल्ट बॉडी लॉस फंक्शन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आपने दो सिस्टम, अब वो नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसमें आपने देखा था नर्वस सिस्टम है, उसके दो टाइप थे, कौन कौन से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये आपने पढ़ा था। अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल नाम याद रख लीजिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो जो न्यूरोजेनिक शॉक है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ट्रॉमा या इंजरी हो जाए, इसके कारण क्या होगा, जो बॉडी है वो अपने फंक्शन है वो लॉसेस कर जाती है, बॉडी अपने कार्य है, काम करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर जाता है, कम हो जाती है वो। क्यों? एंड स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो नर्वस सिस्टम है, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो स्टिमुलेशन हो जाता है, और बॉडी लॉसेस फंक्शन, बॉडी है वो उसके फंक्शन है वो लॉस कर जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट, इफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डजंट वर्क फंक्शन वेल। अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, डजंट फंक्शन वेल, तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कुड ड्रॉप एंड कैन अफेक्ट ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, डजंट फंक्शन वेल, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जो ब्लड प्रेशर है, क्या है, ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड टिश्यूज है वो अफेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और अफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उससे होगा आपके न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत, डाउट हो तुरंत कमेंट करें, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी अभी, ये केवल हमें दो शॉक के बारे में पढ़ना है, अभी हो जाएगी। और स्पीड देख ही रहे हो आप थोड़ी।
अब आपके जो लेक्चर है वो जल्दी लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है आपके नज़दीक है अब। हाँ, तो भाई सिम्टम्स देख रहे थे अपन। सिम्टम्स में क्या है, फर्स्ट हो गया डिजीनेस। जिसको भी न्यूरोजेनिक शॉक होगा वो एक तो डिजीनेस होगा, उसमें घबराहट वगैरह होगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, ठीक है, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा उसे। जिसे न्यूरोजेनिक शॉक है उसे पसीना ज़्यादा आएगा। भाई सीधी सी बात है, उसको क्या है, बीपी लो है, तो जो हाइपोटेंशन है उसके भी यही सेम सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी तो आप सभी जो भी डिजीज़ है सभी उसके सिम्टम्स में आप एंजाइटी लिख सकते हो, एंजाइटी एंड फियर लिख सकते हो। पेल स्किन हो जाएगी। अब शौक है, ये आप जितने भी शौक है ना, पूरे ए टू जेड जितने भी शौक है, ठीक है, 4-5 जितने भी शौक है, उसमें पेल स्किन आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड है उसकी क्या हुआ है, ब्लड कम हुआ है। जब भाई उस तक ब्लड पहुंच ही नहीं रहा तो पेल स्किन हो गई। अब जैसे आपने एनीमिया है, एनीमिया पढ़ा है, एनीमिया है तो एनीमिया में पेल स्किन होती है। क्यों? उसमें भी ब्लड कम होता है। एक आपने जॉइंटिस पढ़ा होगा, चलो बता दीजिए, जॉइंटिस एंड एनीमिया इसमें डिफरेंस क्या है? एनीमिया में पेल स्किन होती है, जॉइंटिस में पेल स्किन होती है, ठीक है। ब्लड इसमें भी कम होता है, इसमें भी कम होता है, तो दोनों में आप डिफरेंस बता दीजिए, कमेंट कर देना, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, शॉक है, चेस्ट पेन हो गई। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया हो जाएगा उसको। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस होता है स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है। साइनोसिस कौन सा हो जाता है? ब्लू कलर स्किन हो जाता है, स्किन का कलर है वो ब्लू हो जाता है। ये हमने सिम्टम्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट आता है एनाफाइलेटिक शॉक। अब एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है भाई? दो शॉक पढ़ा हमने, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? अब इम्पोर्टेंट मैंने पहले लगा दिया था कि शॉक में से 100% एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, 15 नंबर में पूछे, 10 नंबर में पूछे, डजेंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ध्यान से पढ़े शॉक को, वापस से आप चाहे वीडियो देखे, पीडीएफ पढ़े, नोट्स बनाए, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। शॉक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? अब एनाफाइलेटिक शॉक है, एक आपने वो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट नंबर 4, माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें यूनिट नंबर 4 में एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है एनाफाइलेक्सिस, है ना, नाम सुना होगा किसी ने जिसने पढ़ रखा हो। लेकिन वो जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें एनाफाइलेक्सिस के बारे में बताएंगे, चाहे वो पहले आप वो वीडियो देख लें। एनाफाइलेक्सिस है, वो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है ये। इसमें आपके आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन है वो काम करता है, ठीक है। ये आप पूरा डीपली माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे, लेकिन हम अभी सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से बता देते हैं क्या होता है एनाफाइलेटिक शॉक। इट्स ऑल्सो लाइफ थ्रेटिंग, ये भी वही लाइफ थ्रेटिंग है, वो भी लाइफ थ्रेटिंग है, रैपिडली एंड लाइफ थ्रेटिंग। एनाफाइलेटिक शॉक इज अ सिस्टेमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सर ये क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी? ये भी आप माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे, लेकिन मैं बता दूं हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी है वो आपके कितने टाइप का होता है? फर्स्ट होता है आपके पास अभी जो पढ़ा है आपने, एनाफाइलेटिक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, फर्स्ट है ना ये, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। कितने? टाइप 1 हो गया हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 होता है साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 होता है, ये आपके 4 टाइप का होता है, ठीक है। टाइप कौन सा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। इसमें कोई भी जो होस्ट होता है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है किसी भी बीमारी से, जिससे उसके रिएक्शन को ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उसकी डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए? टाइप 1 हो गया एनाफाइलेटिक,
ठीक है। टाइप 2 हो गया साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 हो गया इम्यून, और टाइप 4 है वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके 4 टाइप होते हैं। वो हम माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। कंफर्म नहीं है, कंफर्म बता नहीं पा रहा हूँ मैं उसका, लास्ट वाले का नाम है, वो माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे हम उसको। ठीक है, इसके ऐसे 4 टाइप होते हैं। अभी अगर याद आ जाएगा तो अभी बता दूंगा मैं। तो एनाफाइलेक्सिस causes the immune system release chemicals that can cause a person to go into shock। हाँ भाई, इसमें क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस है उसमें इम्यून सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स है वो रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण व्यक्ति है वो शोक में चला जाता है। ओके। तो एनाफाइलेक्सिस का हमने देखा एनाफाइलेक्सिस है वो एक ग्रीक वर्ड है, एना प्लस फाइलेक्सिस। एना मतलब अगेंस्ट, फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, ये होता है एनाफाइलेक्सिस का मतलब। डीपली पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, अभी केवल याद रखें कॉजेस, क्या कारण है इसका। एलर्जी सिम्टम्स आर नॉट यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग बट सीवियर एलर्जी रिएक्शन कैन लीड टू एनाफाइलेक्सिस। अच्छा, कि अब आपने देखा होगा बहुत सारी एलर्जियां हैं, जो भी कोई इंडिविजुअल है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को ठंड से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को कोई कॉस्मेटिक आइटम है उससे एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई यूजुअल, वो लाइन लिख रखी है यहाँ पे कि एलर्जी सिम्टम्स आर नॉट यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग। एलर्जी है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ सीवियर एलर्जिक है, कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जो कि एनाफाइलेक्सिस को लीड करते हैं, जो कि जिसके कारण एनाफाइलेक्सिस हो जाता है। कौन कौन सी हो गई वो, फूड एलर्जी हो गई, लेटेक्स एलर्जी हो गई, मेडिकेशन एलर्जी हो गई, और इंसेक्ट एलर्जी हो गई। ठीक है, तो इनसे ये आपके कुछ एलर्जीज है जिनके कारण एनाफाइलेक्सिस होने के चांसेस रहते हैं। तो फूड एलर्जी में हम जैसे कि किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को कोई दूसरे फूड से एलर्जी होती है, तो वो अलग अलग होते हैं। लेटेक्स एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी है वो स्टार्टिंग में तो नहीं होगी लेटेक्स एलर्जी, लेकिन हम उसका बार बार यूज़ करेंगे लेटेक्स का। ठीक है, जब लेटेक्स का बार बार यूज़ करेंगे तो इस लेटेक्स से एलर्जी हो जाएगी। मेडिकेशंस एलर्जी, कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिस जो कि एलर्जी कर जाती है ना, साइड इफेक्ट हो जाते हैं जिसके, तो वो भी इसका है। नेक्स्ट हो गया इंसेक्ट एलर्जी। इंसेक्ट एलर्जी किसी को बैक्टीरिया से एलर्जी है, ठीक है, इंसेक्ट हो गया मतलब कि बैक्टीरिया तो क्या है यहाँ पे, किसी को फ्लाई, हाँ, किसी को बी से एलर्जी है, ठीक है, किसी को फ्लाई से एलर्जी है, ठीक है, किसी को मधुमक्खी से, किसी को किससे एलर्जी है, तो वो सभी आपके इंसेक्ट एलर्जी में आएंगे। तो किसी को बर्ड से एलर्जी है, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साइनस सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एंजाइटी अभी बताया, एंजाइटी आप सभी में लिख सकते हो, कोई सी भी डिजीज़ हो। भाई कोई व्यक्ति है वो उसको बीमारी है तो वो एंजाइटी तो करेगा, डर तो लगेगा उसको, भाई क्या पता क्या हो जाए इस बीमारी से। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बताता हूँ मैं, वो याद रखें, वो सभी बीमारियों में आप डाल सकते हो। ठीक है, स्किन रिएक्शंस हो गए, स्किन रिएक्शन जैसे कि इचिंग, ठीक है, जैसे खुजली चलना हो गई, ठीक है, खुजली होगी, रेसेस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कुछ एलर्जी के कारण, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी हो सकती है, हाइपोटेंशन, बीपी है वो रिड्यूस हो सकता है इसका, ट्रेकिकार्डिया हो गया, और डिजीनेस हो गया यानी घबराहट वगैरह होगी। ओके, तो एक तो आप डिजीनेस याद कर लो, एक एंजाइटी याद करो, ये दोनों में आप लिख सकते हो, दोनों किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसऑर्डर है उसमें लिख सकते हो। एनोरेक्सिया हुआ, जैसे एनोरेक्सिया हो गया, है ना, और भाई बीमार है तो भूख थोड़ी लगेगी उसको। एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया, वोमिटिंग एटसेट्रा, जो थोड़े बहुत हाँ, फीवर लिख सकते हो आप, फीवर लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, हेडेक वगैरह, बॉडी पेन, ठीक है। ये आप कॉमन जो साइनस सिम्टम्स है वो, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखे,
और आपने कुछ नहीं लिखा, 1 या 2 लिखे हैं, कुछ ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आप ये डाल सकते हो उसमें। ओके। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, अब कैसा पता चले कि इसको ये प्रॉब्लम है, कैसा पता करें कि इसको एनाफाइलेटिक्स हो गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज एनाफाइलेक्सिस इज ए प्राइमरी ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, लेबोरेटरी स्टडी आर नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड एंड आर रेयरली यूजफुल हेल्पफुल। तो भाई जो लेबोरेटरी है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसमें हम केवल ऐसे ही इसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टेस्टिंग फॉर फूड एलर्जी। हम पता कर सकते हैं भाई इसको कौन से फूड से एलर्जी, भाई जैसे पता कोई उसके साथ वाला है घर में है तो वो तो पता रहता है भाई, जब भी ये अ, जब भी ये एप्पल खाता है तो इसको ये एलर्जी हो जाती है, जब भी ये दूध पीता है तो इसको ये एलर्जी हो जाती है, इसके खुजली चलने लग जाती है हाथों में। ठीक है, तो ये तो उसको पता ही रहता है। मेडिकेशंस हो गई भाई, ये जब भी ये लीवोसिट्रिजन लेता है तो इसके ये एलर्जी होती है, एटसेट्रा जो भी मेडिकेशंस हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती है। टेस्टिंग फॉर सस्पेक्टेड इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग, हाँ भाई जब भी ये साथ वाला है, ये क्या है कि जब भी इसको मधुमक्खी खाती है, फ्लाई हो गई या बी हो गई, वो जब भी इसको काटती है तो इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। या जब भी इसके पास में आके बैठता है तो इसका स्किन है उस पर खुजली चलने लग जाती है और रेसेस हो जाते हैं, जो उजिंग वेसल्स हो जाते हैं, मतलब कि लीजन है वो उसमें से वो आने लग जाता है, सिक्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं उजिंग वेसल्स। तो ये सब क्या है, एक डायग्नोस्टिक के टेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये जो 1 जनवरी है आज, 2025 आज से स्टार्ट है, तो आप सभी के लिए यह साल अच्छा रहे, खुशियाँ लाए सभी के लिए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये साल आपका अच्छा जाए क्या भाई, जाएगा ही अच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर में। हाँ, ये आपकी यूनिट है वो कंप्लीट होती है इसी लेक्चर के साथ। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, इसके कारण लेक्चर नहीं आ रहे थे। ठीक है, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे। कमेंट जरूर करें कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन सा, क्या लेक्चर तो सभी आएंगे लेकिन किसकी डिमांड ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे। ओके, राधे राधे।